और वहाँ जाएंगे तो वो पंजीयन करेगा। उसमें आपको एक मानदेय है उम्र के हिसाब से, 18 साल है तो 56 रुपया और कभी 40 साल है तो 200 रुपया, इसी बीच में आएगा। बाकी उतना ही अंशदान हमारा विभाग भारत सरकार के माध्यम से उस खाते में करेगा और 3,000 वो पेंशन का हकदार बनेगा। जी सर, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, लेकिन कोई श्रमिक भाई है, इन योजनाओं को अगर एक समय में जानना चाहें कौन कौन सा योजना चल रहा है तो उसके लिए उसको कहाँ जाना होगा? देखिए, नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में अरेस्ट हुए हैं प्रमोद कुमार जी, जो शिक्षा अधिकारी हैं क्षेत्रीय निदेशालय गोरखपुर, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा विकास एवं विकास बोर्ड क्या है? देखिए, ये भारत सरकार का श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक विभाग है, जो मूलतः श्रमिकों को आत्मनिर्भर जागरूक करने के लिए, उनको ट्रेनिंग के क्षेत्र में एम्पावर करने के लिए इसकी गठन 16 सितंबर 1958 में की गई थी। उस समय इसका नाम केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड था और बाद में इसके नाम के साथ दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का श्रम क्षेत्र में योगदान को देखते हुए दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड किया गया। जी अच्छा सर, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 16 सितंबर 1958 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय जो हमारे श्रमिक का स्तर था, अनस्किल्ड श्रमिक बहुल क्षेत्र था, फिर उनके लिए बहुत सारी योजनाएं नई नई सरकार कानून बना रही थी। वो हमारा देश पहले जो हमारा औद्योगिक देश नहीं था, कृषि प्रधान देश था, औद्योगिक विकास हो रहा था, तो श्रमिक जो परंपरागत काम से निकल कर के उद्योग में आ रहे थे, वहाँ के माहौल से ढलने और उन नियम कानूनों को सरकार जो बनाती थी औद्योगिक क्षेत्र में काम के दौरान, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा वो बताया नहीं जाता था। तो उन चीज़ों को उन तक जानकारी देने के लिए एक स्वतंत्र निकाय की ज़रूरत थी, जो उन श्रमिकों के बीच जाकर के ऐसा पाठशाला, ऐसा कार्यक्रम, ऐसा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करे कि जिन योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए, जो अधिकार उनके लिए सरकार ने कानूनन दिया है, और जो कार्य शैली में बदलाव, और यहाँ तक कि उनका उत्पादकता में विस्तार, उनका कौशल हुनर में विकास कैसे किया जा सकता है। तो ये एक गैप था, उस गैप को पाटने का काम के लिए ही इस विभाग की स्थापना की गई थी। यानी इसका मूल उद्देश्य यही इसका मूल उद्देश्य तो बहुत बड़ा कह सकते हैं कि जागरूकता का कहीं सीमा नहीं है, कहीं अंत नहीं है। उस समय सामाजिक सौहार्द के लिए कहिए, फिर श्रमिकों को आत्मनिर्भरता, महिलाओं के आत्म सम्मान, आत्मनिर्भरता के लिए कार्य क्षेत्र को महिलाओं के अनुकूल बनाने ढालने के लिए, और असंगठित क्षेत्र में बहुत बड़े श्रमिक हमारे थे, जो खेतिहर मजदूर थे, बीड़ी श्रमिक थे, ईंट भट्ठा में काम करने वाले श्रमिक थे, वो तो और भी निम्न सामाजिक दशा में काम करते थे, उनका जीवन स्तर बहुत निम्न था। तो उनको वहाँ स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए, सफाई स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, महिला के साथ लैंगिक भेदभाव नहीं हो, जाति दुराचार नहीं हो, इन सब चीज़ों को जागरूक करने के लिए श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने बहुत सतत और निरंतर काम किया है। श्रमिकों के हित में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, अगर सर आप थोड़ा जो भी श्रमिक के हित में, आज देखिए हम लोग मूलतः जब हम श्रमिक शिक्षा बोर्ड से कार्यक्रम करते हैं तो मूलतः श्रमिक क्षेत्र को हम लोग 3 क्षेत्र में बांट करके काम करते हैं। एक संगठित क्षेत्र वो हुआ जो इंडस्ट्री में प्राइवेट हो या सरकारी हो या पब्लिक सेक्टर हो, वहाँ काम करते हैं, उनको महीना के आखिरी में एक वेतन मिलता है, तो वो सबसे संगठित क्षेत्र में आते हैं। उनके लिए यूनियन काम करती है, उनके लिए संगठन काम करता है। दूसरा हमारा बहुत बड़ा वर्ग, अगर हमारा आज 50 करोड़ के आसपास का संख्या है, तो उसमें से 6 से 7% श्रमिक ही करीब संगठित क्षेत्र के हैं, बाकी 93% से ज़्यादा श्रमिक असंगठित क्षेत्र के हैं। और उसमें से भी 2 वर्ग है, एक ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं जो खेतिहर किसान मजदूर हैं, दूसरा असंगठित क्षेत्र में जो दैनिक मजदूर है, ठेका में काम करते हैं, और कहीं शहरी में प्रवासी श्रमिक के रूप में काम करते हैं। तो इन 3 क्षेत्रों में हम लोग अलग अलग योजनाएं सरकार ने बनाई है। संगठित क्षेत्र के लिए जो श्रम कानून है वो है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, महिला पुरुष का मजदूरी में भेदभाव नहीं हो, समान पारिश्रमिक अधिनियम है, कार्य का घंटा निर्धारित किया गया है, फिर उनके लिए साप्ताहिक अवकाश का निर्धारण काम
काम के दौरान दुर्घटना है तो क्षतिपूर्ति क्या है, उनका पेंशन, उनका पीएफ, ये सब के लिए सरकार ने कानून बनाया। उसमें उनसे भी योगदान और औद्योगिक घराने से भी योगदान लिया जाता है। सरकार भी अंशदान करती है और उन अंशदान से बहुत सारी योजनाएं सरकार चलाती है उनके कल्याण के लिए, उनका आगे प्रशिक्षण के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए, उनका कौशल और हुनर विकास के लिए। फिर इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारा मनरेगा का स्कीम है जो उनको 100 दिन काम की गारंटी देता है। उनके लिए एक चिकित्सा का प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड है जिसमें 5 लाख का इलाज वो करा सकते हैं। दुर्घटना बीमा सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू किया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू किया है। अभी एक पेंशन का बहुत विस्तारित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र के हर श्रमिक को उसमें शामिल करने के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना शुरू किया है। और उन श्रमिकों का पहचान कैसे हो कि वो असंगठित क्षेत्र में है और इस तरह से काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में है, इसके लिए ई श्रम का एक पंजीयन अभियान भी शुरू किया गया और इस श्रम पर आज 33 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। सर, आपका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ है? देखिए, अगर हम अपने विभाग का कार्य क्षेत्र कहें जो दत्तोपंत ठेंगरी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड है, तो ये पूरे देश में अपने 50 क्षेत्रीय निदेशालयों के माध्यम से देश का हर जिला में इसकी पहुंच है और हर जिला में हम काम करते हैं। लेकिन कार्यालय हमारा क्या है कि हमारा 50 कार्यालय पूरे देश भर के हर जिले को जोड़ते हैं। अगर हम अपने स्थानीय कार्यालय की बात करें जहाँ से हम आए हैं, क्षेत्रीय निदेशालय गोरखपुर, तो इसके कार्य क्षेत्र में हमारा यूपी का जो पूर्वांचल का कह सकते हैं 17 जिला आता है, जिसमें मुख्यतः गोरखपुर, महाराजगंज, बहराइच, बस्ती, सिद्धार्थनगर, मऊ, आजमगढ़, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, ये सब क्षेत्र है। अच्छा। और यूपी में और भी ऑफिसेज हैं। आपका कानपुर में ऑफिस है, बाकी ज़िले वहाँ से कवर होते हैं। आपका फिर उत्तरांचल में उनको कवर करने के लिए बरेली में ऑफिस है, प्रयागराज में ऑफिस है। सर, आपका विभाग श्रमिकों के हित के लिए अभी क्या क्या काम कर रहा है? देखिए, अभी हमारा मूलतः, जैसा कि हमने बात किया कि हमारा विभाग मूलतः प्रशिक्षण और उनको जागरूक करने के लिए काम करता है। लेबर मिनिस्ट्री 3 रूप में काम करती है। एक तो जो श्रम कानून बनाता है, उसके बाद दूसरा उस कानून को इन्फोर्समेंट के लिए, लागू करने के लिए एक विभाग काम करता है। तीसरा उन कानूनों को जागरूक करने के लिए कि ये कानून क्या है, किस तरह बने हैं, किसके लिए बने हैं, क्या सरकार की योजनाएं हैं, तो उनको एक जागरूक करने के लिए हमारा विभाग काम करता है। और इसके माध्यम से हम लोग विभिन्न तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं। एक दिन से लेकर के 21 दिन तक का कार्यक्रम हमारे विभाग द्वारा चलाया जाता है, जिसमें व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम 21 दिन का है। अच्छा। पहले हम लोगों ने प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी 3-3 महीना का कार्य क्षेत्र क्लास चलाया है। औद्योगिक क्षेत्र में हमारे प्रशिक्षक जो श्रमिक शिक्षक होते थे वो 45 दिन का कार्यशाला करके जाते थे। अपने औद्योगिक क्षेत्र में जा कर के सायंकालीन पाठशाला लगा करके उनको प्रशिक्षण देते थे इन सब चीज़ों के बारे में। अभी हम लोग डायरेक्टली इंटरवेंशन के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में जा करके 1 दिन का कार्यक्रम चलाते हैं, जो संक्षिप्त अवधि का कार्यक्रम उसको कह सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से चलाया जाता है, जिसमें अनुसूचित बहुल क्षेत्र है, महिला श्रमिक है, आपका बीड़ी श्रमिक है, आपका खेतिहर मजदूर है, किसान है, फिर कारीगर है। इन सब लोगों के लिए अलग अलग तरह के विषय वस्तु को लेकर के हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम, मतलब कि जागरूकता कार्यक्रम, जिसमें विषय वस्तु की अगर बात करें तो स्वास्थ्य से लेकर के आत्मनिर्भरता, कौशल विकास, हुनर और सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है उन सब चीज़ों की जानकारी दी जाती है। सर, लाउड स्पीकर 90 FM के माध्यम से जो भी हमारे श्रमिक बंधु देख रहे हैं इस एपिसोड को, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप योजनाओं के बारे में बता रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं? देखिए, हम लोग की पहुंच का एक सीमा है। हाँ। अगर हम गोरखपुर से ही बात करें तो हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं, हमारे जैसे एक और अधिकारी हैं, 2 अधिकारी के माध्यम से हर महीने हम लोग करीब 30 से 35 कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और 30 से 35 कार्यक्रम में अगर संख्या बल को देखें तो एक कार्यक्रम में हमारे पास 100 के आसपास लोग रहते हैं, शामिल होते हैं। भले उनको हम लोग मानदेय भत्ता वगैरह देते हैं, और तब भी हमारी पहुंच इस तरह से अगर कहें तो 2 से 3 हज़ार के बीच पहुंच पाती है। लेकिन आपका रेडियो FM माध्यम से ये जानकारी एक ही साथ में बहुत बड़े क्षेत्र में पहुंच सकती है। तो जो हमारा उद्देश्य है श्रमिकों तक पहुंच बनाना, जागरूकता, उनको संदेश देना, वो एक साथ इस रेडियो FM 90 के माध्यम से
हम बड़े क्षेत्र में और बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत सारी सर योजनाएं चल रही हैं जैसा कि अभी आपने बताया, उसमें से कोई एक योजना के बारे में बताएं जिससे हमारे जो भी श्रमिक भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं उसका। देखिए, अभी हम लोग ने एक कैंपेन चला करके जो पिछला 15 अगस्त से ये दिसंबर तक में 3-4 विषयों पर फ्लैगशिप स्कीम पर कैंपेन चला। आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो इसमें जो एक बहुत अच्छी स्कीम है, बाकी 2 स्कीम तो बहुत आसान है, बैंक में जाइए फॉर्म भरिए और सुरक्षा बीमा के अंतर्गत 2 लाख का इंश्योरेंस, जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत किसी भी तरह से मृत्यु होने पर 2 लाख का इंश्योरेंस पा सकते हैं, एक बहुत आंशिक अनुदान पर। लेकिन जो PMSYM योजना है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, एक असंगठित श्रमिक को पेंशन से जोड़ने के लिए बहुत बड़े स्तर पर कार्य किया जा रहा है कि उनको थोड़ा सा अंशदान ले करके उम्र के हिसाब से निर्धारित किया गया है कि कोई व्यक्ति जो भी ई श्रम बनाया है वो 18 से 40 वर्ग के उम्र के बीच का है, तो अपने नज़दीकी जन सुविधा केंद्र पर जा करके, जन सेवा केंद्र पर जा करके इसका पंजीयन करा सकता है और 60 साल के बाद वो 3000 का पेंशन, ग्रांटेड पेंशन का हकदार हो सकता है। अच्छा। तो उसमें करना क्या है, आपको ई श्रम, आधार और आपको बैंक पासबुक, ये 3 चीज़ें, और जिसको नॉमिनी देना चाहते हैं उसको ले जा करके वहाँ आप अपने खुद से चाहे तो मोबाइल से कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा नज़दीकी जन सुविधा केंद्र है वहाँ जाएं और वहाँ अगर बोलें कि PM, हम लोगों ने सभी जन सेवा केंद्रों को प्रशिक्षण दे दिया है इसमें पंजीयन करने के लिए, और वहाँ जाएंगे तो वो पंजीयन करेगा। उसमें आपको एक मानदेय है उम्र के हिसाब से, 18 साल है तो 56 रुपया और कोई 40 साल है तो 200 रुपया, इसी बीच में आएगा। बाकी उतना ही अंशदान हमारा विभाग भारत सरकार के माध्यम से उस खाते में करेगा और 3000 वो पेंशन का हकदार बनेगा। जी सर, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं सरकार की, लेकिन कोई श्रमिक भाई है, इन योजनाओं को अगर एक समय में जानना चाहें कौन कौन सा योजना चल रहा है तो उसके लिए उसको कहाँ जाना होगा? देखिए, अभी सरकार हर जानकारी के लिए आपको अपने कार्यालय नहीं बुला रही है, जानकारी आप तक, जैसे आपके माध्यम से हम आप हर बैठे बैठे घर तक पहुंच रहे हैं, तो वैसे ही जानकारी आजकल सारा डिजिटलाइज हो गया है। आप ऑनलाइन जा करके, जैसे कोई ई श्रम बनाया है उसके पीछे एक नंबर, टोल फ्री नंबर है 144-34, उस पर फ़ोन करें, ई श्रम से क्या लाभ है, PMSYM में हमको क्या मिलेगा। इसके बाद भी बचते हैं तो जो भी आपका स्थानीय जन सुविधा केंद्र है वहाँ भी जा सकते हैं, नहीं तो हमारा कार्यालय इन सभी योजनाओं की जानकारी देने के लिए सुविधा केंद्र के रूप में काम करता है और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में हम लोग अपने कार्यालय को डेवलप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और श्रमिक भाइयों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। जी धन्यवाद। आज के हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट सीरीज में अरेस्ट हुए थे प्रमोद कुमार जी, जो शिक्षा अधिकारी क्षेत्रीय निदेशालय गोरखपुर के थे। आशा करते हैं कि जो भी सर से हमने बातचीत की, श्रमिक भाई काफ़ी नॉलेज मिला होगा कि कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही हैं। अगले फिर किसी एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात, तब तक देखते रहिए और सुनते भी रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।